हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निरुपम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम कंप्यूटर के उद्भव एवं विकास से संबंधित 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। यह इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कॉपर फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार है, सुपर कंप्यूटर आप जानते ही हो कंप्यूटर का प्रकार है, मेन फ्रेम भी कंप्यूटर का प्रकार है, किंतु कॉपर फ्रेम कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर फ्रेम कंप्यूटर। हमारा अगले प्रश्न है, सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है। इसका अर्थ यह है कि वह कंप्यूटर जिसकी जानकारी हमें सबसे कम है वह कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर। आप सभी सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते ही हो। डिजिटल कंप्यूटर, घर में जो कंप्यूटर उपयोग होता है वो ज़्यादातर डिजिटल कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी आप लोग सभी जानते हो, जैसे कि मोबाइल हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। वहीं पे अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करूँ तो एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि आपके गाड़ी पे जो स्पीडोमीटर रहता है, जो स्पीड बताता है, जो दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। ये सारे एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। तो एनालॉग कंप्यूटर के बारे में लोगों की जानकारी थोड़ी कम है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि तेज और महंगा कंप्यूटर की जब बात होती है तो वो सुपर कंप्यूटर होता है, जो काफ़ी तेज होता है और साथ में महंगा होता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान में आईबीएम ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया था। तो 1975 में, 1986 में, 1981 में, 1985 में। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 1981। 1981 में आईबीएम ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर 1981 में आया और इसको आईबीएम के द्वारा लेकर आया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी का उदाहरण इसमें से यूनिवैक है, एडवैक भी प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है, एनियाक भी प्रथम पीढ़ी का उदाहरण है, किंतु IBM 360 ये प्रथम पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। अतः आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, यूनिवैक, इनियाक और इडवैक और मार्क 1 ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, किंतु IBM 360 IBM द्वारा 365 में लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो रमन 3A सुपर कंप्यूटर है, सियरा सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटेरा ये भी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, किंतु रमन ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है फ्रेंड्स। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक मेमोरी में एनिएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? एनिएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 20 अंक। ऑप्शन बी इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? सबसे छोटा कंप्यूटर की बात कर रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन तो आपका कंप्यूटर है ही नहीं। वहीं पर अगर बात करें डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप लैपटॉप से बड़ा होता है और वहीं पर लैपटॉप जो है वो नोटबुक से बड़ा होता है। तो सबसे छोटा अगर बात करें तो नोटबुक, इस दिए गए विकल्पों में से नोटबुक आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गीगा टेप्स निम्न में से किससे संबंधित है? तो गीगा टेप्स का संबंध फ्रेंड्स हमारे सुपर कंप्यूटर से है। सुपर कंप्यूटर से गीगा टेप्स संबंधित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? तो शब्द लंबाई की परास पूछा हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए फ्रेंड्स 64 बिट शब्द परास होता है। वहीं पे पर्सनल कंप्यूटर के लिए 32 बिट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे मैं बता ही रहा था कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द परास 32 बिट या 8 बाइट होता है। वहीं पे सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास 64 बिट या 8 बाइट होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है, एक बाइट बनता है। इसीलिए यहाँ पे 32 बिट से 4 बाइट बन रहा है और यहाँ पे 64 बिट से 8 बाइट बन रहा है। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर 32 बिट की शब्द परास होती है और वहीं पे सुपर कंप्यूटर में 64 बिट की शब्द परास या शब्द लंबाई की परास होती है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करूँ तो इसका आविष्कार किया था जैक किल्बी ने। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर, रॉबर्ट नोई, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई, इन दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप्स का निर्माण किया था। आईसी चिप्स का निर्माण इन दोनों के द्वारा किया गया। और आईसी चिप्स किससे बना हुआ होता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आईसी चिप्स सिलिकॉन से बना जाता है। याद रखेंगे
आईसी चिप्स किससे बना होता है? सिलिकॉन से। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखोगे फ्रेंड, स से शिक्षा और स से 1970। तो 1970 में शिक्षा में प्रयोग में लाया जाने लगा। स से शिक्षा याद रखोगे और स से 1970। तो यहाँ से आपको ये हिट हो जाएगा फ्रेंड कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यूष नाम किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष नाम सुपर कंप्यूटर का है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। एक आंसर है परम 8000 को भारत का सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। वहीं पर कभी कभी फ्लो सॉल्वर को भी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जिसे NAL द्वारा बनाया गया था, नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा। अगर ऑप्शन में आपको परम 8000 दे तो पहले आपको परम 8000 को लेना है। अगर फ्लो सॉल्वर दिया रहेगा तो आप फ्लो सॉल्वर को भी उत्तर ले सकते हैं जब परम 8000 नहीं दिया होगा। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा परम 8000। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया? ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी है VLSI। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रथम जनरेशन, तो प्रथम जनरेशन में मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम जनरेशन की अगर बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। वहीं पे दूसरे जनरेशन की अगर बात करें तो दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, और तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा तीसरे जनरेशन में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ चौथे जनरेशन का, तो चौथे जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ चौथे जनरेशन में किया जाने लगा और पाँचवें जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, सीडी का आविष्कार किसने किया था या सीडी का आविष्कारक कौन था? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, जेम्स रसेल ने सीडी का आविष्कार किया था। हमारा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इससे संबंधित। जेम्स रसेल ने सीडी का आविष्कार किया और अपने इस आविष्कार को उन्होंने पहली बार ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट फाइल पर डेटा को डिजिटल रूप से सेव किया। उन्होंने अपने इस आविष्कार को 1966 में पेटेंट कराना चाहा, जिसका पेटेंट 1970 में मिल गया। 17 अगस्त 1972 को पहली बार सोनी कंपनी ने ऑडियो सीडी लॉन्च की। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि सीडी बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो सोनी कंपनी को भी जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला ऑडियो सीडी लॉन्च किया था और जेम्स रसेल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान किया गया था तथा खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एप्पल। क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल के द्वारा निर्मित किया गया और एप्पल के द्वारा विकसित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल कंपनी के द्वारा 1991 में विकसित किया गया। यह एक फाइल फॉर्मेट है जो ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट को समाहित रखता है। टाइम फाइल फॉर्मेट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्विक छूट गया है फ्रेंड्स। क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट, ये इसका QTFF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। QTFF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो QTFF का फुल फॉर्म होता है क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सॉफ्टवेयर शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन W. टुके ने किया था। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन W. टुके। जॉन विल्डर टुके ने 1957 में पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया। वह एक अमेरिकन गणितज्ञ और सांख्यिकी विशेषज्ञ थे। इस तरफ फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न का सही जवाब है जॉन विल्डर टुके या जॉन W. टुके। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग। जी फ्रेंड्स, हम बिल्कुल वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। गेम्स खेलना भी हम कंप्यूटर में करते हैं। इंटरनेट का ब्राउजिंग करना, ये भी हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। अतः हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? पैरेलल पोर्ट। फ्रेंड्स, पैरेलल पोर्ट्स होता है। नेटवर्क के लिए भी एक अलग सा पोर्ट होता है जिससे नेटवर्क पोर्ट कहा जाता है। USB पोर्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, जिससे आप अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। बैकअप जैसा कोई पोर्ट नहीं होता फ्रेंड्स। बैकअप फाइल को बैकअप रखा जाता है ताकि आपका कंप्यूटर क्रैश करे तो आप फाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स को वापस रिकवर कर पाओ, इसलिए किसी भी फाइल का बैकअप रखा जाता है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, CPU जो एक कंप्यूटर का हृदय होता है वह कुछ नहीं परंतु एक तेज
खाली स्थान होता है तो वह एक तेज कैलकुलेटर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलकुलेटर। जब अंकगणितीय तर्क इकाई अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई अर्थात कंट्रोल यूनिट को एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि जब एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ कर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू को एक साथ हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर, ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी सीपीयू में। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर, ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी सीपीयू में। इन तीनों के संयोजन को अतः हम सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। उस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो भाग होते हैं जिनमें एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रोसेसर यूनिट, माफ कीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। एएलयू और मॉनिटर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, प्रिंटर और एएलयू, कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों के संकलन से बनता है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रोसेसर यूनिट जिसे हम, माफ़ कीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जगह या जगहें हैं जहां कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। बैंक में इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, कॉलेज में इस्तेमाल होता है, स्कूल में इसका इस्तेमाल होता है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य खाली स्थान भाग होते हैं। सूचना प्रसंस्करण चक्र में निम्न में से मुख्य खाली स्थान भाग होते हैं तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स चार भाग। सूचना प्रसंस्करण चक्र में चार भाग होते हैं। ये चार भाग होते हैं फ्रेंड्स, पहला डाटा इनपुट, दूसरा है डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा डाटा आउटपुट तथा चौथा है डाटा स्टोरेज। हमारा अगला प्रश्न है अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। रोगी का प्रवेश करने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड देखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग रोगी के प्रवेश के लिए भी किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है तथा रोगी के उपचार जैसे कि एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इन सब में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। दूरसंचार में किया जा सकता है फ्रेंड्स, बैंकिंग में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, अतः इसका हमारा उत्तर क्या होगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं प्रोग्रामिंग, आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स डाटा को प्रविष्ट कराना इनपुट कहलाता है, डाटा को प्रविष्ट कराना इनपुट कहलाता है और डाटा से परिणाम प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है, और दोनों को एक साथ हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कहते हैं। दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईओ ऑपरेशन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है MIPS, जिसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, जिसमें सीपीयू की गति मापी जाती है। अगला है मेटाफ्लॉप्स या एमफ्लॉप्स। मेटाफ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। गीगाहर्ट्ज में भी प्रोसेसर का स्पीड मापा जाता है। वहीं पे जीबी में, अगर जीबी की बात करें तो यह भंडारण यूनिट की इकाई है कि आपके पास कितना साइज का मेमोरी है, ये आपका जीबी में मापा जाता है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीबी या गीगाबाइट्स सीपीयू की गति मापने की इकाई नहीं, अपितु यह कंप्यूटर मेमोरी की इकाई है, जिससे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स सीपीयू की क्लॉक का स्पीड मापने के लिए गीगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, इसका प्रयोग सीपीयू की क्लॉक स्पीड मापने में की जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।